हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन जो चैप्टर देख रहे हैं दिस इज स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 से लेके 1990 तक। और ये अपना चैप्टर नंबर 4 है। ये अपन ओरिजिन से बुक है उसका अपन वीडियो जो है वो बना रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर का अपन इंट्रोडक्शन लें कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमें क्या कहता है। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जब अंग्रेज हम पे जो रूल कर रहे थे तो यहाँ की इंडस्ट्रीज जो है बहुत डैमेज हो गई थी। और जो वर्ल्ड फेम हमारा हैंडीक्राफ्ट था वो उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो उसको तबाह कर दिया था। दैट्स वाई हम इंडस्ट्री वाइज काफ़ी दुनिया में पीछे हो गए थे। इसलिए जैसे इंडिपेंडेंस हुई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की मानी गई कि अभी सबसे पहले अपन इंडस्ट्रीज़ को जो है वो डेवलप करें। लेकिन पैसे की बहुत कमी थी। दैट्स वाई डायरेक्ट रोल गवर्नमेंट ने जो है प्ले किया कि पैसा हम लगाएंगे और मेजर इंडस्ट्रीज वगैरह जो हैं उनको हम डायरेक्टली खुद देखेंगे। तो क्यों ऐसा हुआ, गवर्नमेंट क्यों डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो रही थी, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखिए, सबसे पहली इंपॉर्टेंस है पॉइंट नंबर 1, एपिक सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। एक्चुअली किसी भी देश की जो ग्रोथ है ना वो उसकी इंडस्ट्रीज पे ही डिपेंड कर सकती है। जैसे अपन एग्जांपल देख सकते हैं चाइना। चाइना में इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं, दैट्स वाई वहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हुई। अपन जापान देख सकते हैं, अपन जर्मनी देख सकते हैं, अपन अमेरिका देख सकते हैं। इन सभी ने इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए आप देख सकते हैं कि इनकी इकोनॉमी जो है वो काफ़ी डेवलप है। लिखा है इंडस्ट्री सर्व एज एपिक सेंटर यानी मेन सेंटर, द सेंटर ऑफ इकोनॉमी of economic growth. It is a historical fact that as GDP rises, there is a structural transformation in the economy. जैसे जैसे GDP बढ़ती है यानी आपके यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ता है तो इकोनॉमी जो है डेवलप होती है। इंडस्ट्री स्टार्ट्स रिप्लेसिंग एग्रीकल्चर एज ए इंजन ऑफ ग्रोथ। पहले क्या था, एग्रीकल्चर पे सब जो लोग डिपेंडेंट थे, लेकिन जैसे ही उसको रिप्लेस कर दिया इंडस्ट्री ने तो ये जो है वो जो किसी भी इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसका इंजन बन जाता है। यानी मेन जो है डिपेंडेंस इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर हो जाती है। दूसरा पॉइंट आपका सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, वैसे तो एग्रीकल्चर में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन जैसे ही एग्रीकल्चर ओवरबर्डन हो जाती है तो उस कंडीशन में एग्रीकल्चर से लोड शिफ्ट होकर इंडस्ट्री में चल जाते हैं। तो इतने सारे लोगों को खपा पाना, एम्प्लॉयमेंट दे पाना केवल इंडस्ट्री के लिए ही पॉसिबल है। दैट्स वाई इंडस्ट्री जो है वो एम्प्लॉयमेंट के बहुत सारे रिसोर्स जो है वो अवेलेबल कराती है। देन है पॉइंट नंबर 3, सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। एक्चुअली पहले फार्मिंग जो है वो केवल बाय ह्यूमन या बाय एनिमल, बाय कैटल्स के थ्रू ही करवाते थे। लेकिन जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उससे क्या हुआ, ट्रैक्टर्स वगैरह आने लग गए, थ्रेशर्स आने लग गए, नई मशीनें आने लग गई। तो इससे क्या हुआ कि जो फार्मिंग है उसके अंदर भी जो है वो मैकेनिज्म का जो यूज़ है वो होने लग गया। इंडस्ट्रीज जो हैं इस तरीके से फार्मिंग के डेवलपमेंट में भी जो है बहुत यूज़फुल रहती हैं। सही है। तो इस कारण से अब जब प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया, हम ट्रैक्टर के थ्रू खेती करने लगे, तो आज हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बाय पॉपुलेशन हम हैं। उसके बावजूद हम इतना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हमें कोई फूड की दिक्कत ना आए। पॉइंट नंबर 4 है इम्पार्ट्स डायनामिज्म टू ग्रोथ प्रोसेस। हमारा जो ग्रोथ का प्रोसेस है उसको जो है स्पीड देता है। हम देखते हैं कि वो कंट्रीज जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है वो इतनी डेवलप नहीं हो पाई जितनी कि वो कंट्रीज जो कि बेसिकली इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है। तो क्योंकि जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है, मान लो कि इनकम ज़्यादा होती है, जब वो इनकम ज़्यादा होती है तो वो लोग कंज्यूम भी पैसा ज़्यादा करते हैं। इस कारण से वहाँ की जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। क्या कि देखो, अर्बनाइजेशन जब हुआ यानी शहर जो है डेवलप हुए तो उस कारण से क्या हुआ, लोगों के अंदर ना सिविलाइजेशन का जो ट्रेंड है वो बहुत बड़ा। लोग जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ पे बहुत कंसंट्रेट करने लग गए। पहले लोग सिर्फ जीने के लिए जीते थे, यानी बस खाना खा लिया हमारा काम हो गया, लेकिन वो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंसंट्रेट नहीं करते थे। आज की डेट में वो खूब हार्ड वर्क करते हैं जिससे कि उनको अच्छे लेवल ऑफ एजुकेशन मिले, अच्छे स्किल मिले। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस तरह जो अब यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं वो अमेरिका जाके भी काम कर रहे हैं, लंदन जाके काम कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, तो पूरी इकोनॉमी एक ग्लोबल इकोनॉमी के तौर पर जो है वो डेवलप हो गई। पूरा वर्ल्ड जो है वो एक विलेज के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 है आपका इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके आते हैं ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सर्विसेज,
पावर एटसेट्रा। तो इन सभी का डेवलपमेंट तभी होता है जब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है। बेसिकली ये इंटरलिंक्ड है, इसीलिए लिखा है आर इंटरलिंक्ड। क्या कि इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का अपने आप ही डेवलपमेंट होगा, और यह इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्रीज का अपने आप ही डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्या है, इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट करती हैं। पॉइंट नंबर 7 है इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्वा नॉन ऑफ ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ का ही एक साइन है। हम देखते हैं कि जिन लोगों में जिन देशों में इंडस्ट्री ज़्यादा डेवलप हुई है, लाइक अमेरिका, यूके, जापान, वहाँ जो है ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हुई है। यानी आज की डेट में ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक तरह से जो है वो सिनोनिम्स हैं। जहाँ ग्रोथ होगी वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, और जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहाँ ग्रोथ होगी। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर जो स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ क्या है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रही है, इसकी क्या नेसेसिटी है, इसकी क्या ज़रूरत है। एक्चुअली क्या है, देखो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर हम इसको मार्केट सप्लाई पे छोड़ देंगे, प्राइवेट सेक्टर पे छोड़ देंगे, तो प्राइवेट सेक्टर तो वहीं वर्क करेगा जहाँ उससे प्रॉफिट होगा। दैट्स वाई हो सकता है कि उसका ध्यान यहाँ ना जाए। दैट्स वाई गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो गया कि गवर्नमेंट जो है खुद अपना पैसा इंडस्ट्रीज़ के लिए लगाए। और भी कुछ रीज़न है जिसके कारण कि गवर्नमेंट का जो है इंडस्ट्रीज़ के अंदर पैसा लगाना जरूरी हो गया था। पहला पॉइंट इसमें आता है लैक ऑफ कैपिटल। देखिए जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस कंडीशन में वहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत थी, और इसके लिए बहुत बड़े कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी बहुत सारी एसेट्स खरीदने की और इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत थी। लेकिन इंडिपेंडेंस के वक्त इंडिया में केवल टाटा, बिरला, ये कुछ ग्रुप्स ही थे जिनके पास पैसा था, यही इंडस्ट्रियल हाउसेज इंडिया में थे। इस कारण से रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल बहुत ज़्यादा थी, तो प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा ही नहीं था। इसलिए इट बिकेम एसेंशियल, ये जरूरी हो गया फॉर द स्टेट और द गवर्नमेंट टू अचीव इंडस्ट्रियल ग्रोथ थ्रू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। गवर्नमेंट के लिए जरूरी हो गया कि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट एंटरप्राइज जो है वो बनाएं। इस कंडीशन में गवर्नमेंट ने अपने खुद की इंडस्ट्रीज, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, वो खोलनी स्टार्ट की और पैसा उसके अंदर लगाया। नंबर 2 है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो प्राइवेट इन्वेस्टर होता है वो पैसा वहाँ लगाता है जहाँ प्रॉफिट ज़्यादा हो। अब लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट है तो प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि नहीं, इतना बड़ा तो मार्केट ही नहीं है, अपन यहाँ पैसा क्यों लगाएं। अब लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट क्यों है, लो लेवल ऑफ डिमांड, क्योंकि मार्केट में डिमांड ही, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। उस वक्त इंडिया बहुत गरीब देश था, बहुत गरीबी थी, दैट्स वाई डिमांड थी नहीं। जब डिमांड नहीं है तो मार्केट नहीं है, जब मार्केट नहीं है तो प्राइवेट इन्वेस्टर पैसा क्यों लगाएगा। और लेवल ऑफ डिमांड जो थी वो कम थी, बिकॉज लेवल ऑफ इनकम ही कम थी, लोगों की इनकम्स बहुत कम थी। तो कुल मिला के सारा का सारा जो दारोमदार था वो गवर्नमेंट के ऊपर ही आ गया था। तो ये एक साइकिल है एक तरीके से, दैट इज कॉल्ड विशियस सर्कल ऑफ लो इन्वेस्टमेंट और लो इनकम। क्या लो इनकम है तो आपके जब इनकम ही नहीं होगी तो डिमांड भी कम करोगे, जब डिमांड कम करोगे तो जो है प्राइवेट सेक्टर का पैसा लगाने का इच्छा ही नहीं करेगी कि यार अपन जिस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे उसकी तो मार्केट के अंदर डिमांड ही नहीं है। दैट्स वाई लो इन्वेस्टमेंट, वो पैसा भी कम लगाएंगे, लो इन्वेस्टमेंट होगा तो उससे लो इनकम होगी। तो कुल मिला के सर्कल चलता ही जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो बाद में प्राइवेट सेक्टर भी इस फील्ड में आकर पैसा जो है वो लगाने लग जाएगा। सही है। यहाँ दो डेफिनेशन दे रखी हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। दिस इज पब्लिक एंड दिस इज प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर वहाँ होती है जो कि रन बाय द गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट उसे चलाती है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होती है, ठीक है। और इसका बेसिक मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो सोशल वेलफेयर होता है। क्योंकि गवर्नमेंट जहाँ भी पैसा लगाती है उसका पर्पस प्रॉफिट कमाना ना होकर सोशल वेलफेयर होता है। देन आता है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर उसे कहते हैं जो कंट्रोल और रन बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, और इनका जो बेसिक मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यानी ये प्रॉफिट ज़्यादा कमाना चाहते हैं। वेलफेयर इज नॉट ए मैटर फॉर देम। देन पॉइंट नंबर 3 है क्यों जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की। ग्रोथ विद द
सोशल जस्टिस। देखिए, गवर्नमेंट जब पैसा लगाती है, इन्वेस्टमेंट करती है, उनका जो एम होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, रादर देन वो प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। जबकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो इसमें डिस्करेज करता है, वो कहता है कि हमारा मेन मकसद तो प्रॉफिट कमाना है, एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट हो चाहे नहीं हो। तो गवर्नमेंट चाहती थी सोशल जस्टिस हो, यानी सोसाइटी के सभी जो सेगमेंट्स हैं उनका डेवलपमेंट हो। प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली ऐसा नहीं चाहता, इसलिए गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जरूरत हो गई कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इंडस्ट्री के अंदर पैसा लगाए। आगे हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, इससे बोलते हैं आईपीआर 1956, 1956 में ये आया था, डिक्लेरेशन ऑफ लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट, और उसमें स्टेट का लीडिंग रोल जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो देखो, ये जो है गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, उसका डिक्लेयर किया कि गवर्नमेंट जो है वो लीडिंग रोल में रहेगी इंडस्ट्री के अंदर, और ये एक रोड मैप था जो कि सेकंड 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ, और ये एक तरह से माइलस्टोन हुआ सोशल जस्टिस जो गवर्नमेंट का टारगेट था उसको पूरा करने में। तो गवर्नमेंट ने कहा कि 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था उसमें कहा कि गवर्नमेंट जो है वो एक्टिव और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो अपना इंडस्ट्री के अंदर करेगी, जिससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट हो। सही है। लिखा है फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ आईपीआर 1956, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में लिया गया, उसमें कुछ प्रिंसिपल एलिमेंट क्या थे। नंबर 1, 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को क्लासिफाई किया गया कितने में, 3 फोल्ड में। क्या थी वो 3 कैटेगरीज। नंबर 1 कहते हैं कुछ सेक्टर रिजर्व कर दिए गए जिनमें कि केवल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज यानी केवल गवर्नमेंट ही बिजनेस लगा सकती है, प्राइवेट सेक्टर इसमें बिजनेस नहीं लगा सकती, पहला फोल्ड। दूसरा, दोज विच कुड बी एस्टैब्लिश बोथ फॉर प्राइवेट एंड पब्लिक, जिसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों पैसा लगा सकते हैं। सही है। और थर्ड, जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर ही पैसा लगा सकता है, यानी एक केवल प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के लिए, एक केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए और एक बोथ के लिए। यानी गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज के अंदर सभी का रोल लगभग तय कर दिया। प्राइवेट सेक्टर को भी एकदम आज़ाद नहीं छोड़ा गया। हम ये देखते हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एक टूल बनाया गया जिसमें कि गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल करने के लिए लाइसेंस का जो है वो तरीका अपनाया, जिससे कि कल को प्राइवेट सेक्टर इनडिस्क्रिमिनेट तरीके से ग्रोथ करें या किसी पर्टिकुलर सेक्टर में ही ज़्यादा पैसा लगाएं, तो गवर्नमेंट ने उनको कंट्रोल किया और उनको कहा कि तुम पैसा वही लगाओगे जहाँ के लिए हम तुमको लाइसेंस देंगे। तो गवर्नमेंट ने उनके लिए कंपलसरी कर दिया कि तुमको लाइसेंस जो है वो ईजिली मिल जाएगा यदि आप बैकवर्ड एरिया में जो है, बैकवर्ड रीजन्स में जो है वो अपना पैसा लगाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी ये नहीं हो कि प्राइवेट सेक्टर कुछ ही एरियाज का डेवलपमेंट करते रहें अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट को तो सब पूरे देश का डेवलपमेंट करना है, हर डिस्ट्रिक्ट का, हर स्टेट का डेवलपमेंट करना है। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस इजीली देती थी, जिससे कि जो लोग हैं प्राइवेट सेक्टर वो बैकवर्ड स्टेट्स की तरफ मूव हों और वहाँ इंडस्ट्री लगाएं, जिससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, वहाँ इनकम का लेवल बढ़े। देन बहुत इंपॉर्टेंट, लाइसेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 2-3 नंबर का क्वेश्चन पे डेफिनेटली बन सकता है। एक है इंडस्ट्रियल सोप्स। इंडस्ट्रियल सोप्स का मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए कि ये बैकवर्ड एरिया में बिजनेस लगाएं तो उनको कुछ टैक्स हॉलीडेज दिए गए। टैक्स हॉलीडे यानी टैक्स की छुट्टी, यानी 2-4-5 साल तक हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे अगर आप बैकवर्ड एरिया में बिजनेस लगाएं। इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका मूवमेंट होना शुरू हो गया बैकवर्ड एरिया की तरफ, क्योंकि उनको टैक्स में उनको काफ़ी बेनिफिट मिल रहे थे। इसके अलावा सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई, यानी जो उनको एनर्जी, जो लाइट वगैरह मिलती थी, बिजली मिलती थी, वो भी जो है कम रेट पे अवेलेबल कराएंगे। तो इससे क्या, कम रेट के लालच में प्राइवेट सेक्टर जो है बैकवर्ड एरिया की तरफ मूवमेंट होना उनका स्टार्ट हो गया। तो गवर्नमेंट ने इस इच्छा के कारण लाइसेंसिंग, इंडस्ट्रियल सोप्स वगैरह जो है वो बनाए, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज का डेवलपमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई। एसएसआई का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट द गोल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट बढ़े, इक्विटी बढ़े। देखिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियलाइजेशन जो किया उसके जो 2 ब्रॉड डायमेंशन थे, पहला था ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन इंडस्ट्रीज में जो है एक तो डेवलपमेंट किया जाए जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा।
और दूसरा है ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं उससे भी बड़े लार्ज लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जो है, कि छोटी छोटी जो यूनिट्स हैं पूरे देश में अगर खुल जाएंगी तो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा डेवलप होंगी, उससे सोशल जस्टिस होगा, यानी सभी स्टेट्स का इक्वल डेवलपमेंट होगा। पहले आज की डेट में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रेजेंटली आज की डेट में तो है जिसमें इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ तक का हो उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं, जबकि 1951 में जब ये पहली बार बना था तब इन्वेस्टमेंट जो लिमिट थी वो 5 लाख तक थी, यानी 5 लाख तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो कहलाएगी। द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन अचीविंग द गोल्स ऑफ प्लानिंग वाज अंडरलाइन, ये किसने डिसाइड की? कार्वे कमेटी। याद कर लो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कौन सी कमेटी है? कार्वे कमेटी। इसको कहा जाता है ऑल्सो विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कमेटी, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे किया था। It underlined the significance of small scale industries in terms of their 3 principal characteristics as under। इन्होंने 3 प्रिंसिपल तय किए और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को डिफाइन किया। क्या हैं वो 3 प्रिंसिपल्स? तो एसएसआई के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, एसएसआई इज यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज लेबर इंटेंसिव। देखो एक तो होता है लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव जहाँ लेबर ज़्यादा हो कैपिटल कम हो, ठीक है, तो जिससे कि क्या एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले। तो देखो 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है लेबर इंटेंसिव जहाँ लेबर ज़्यादा हो, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे ध्यान देती थी, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो थी वो कैपिटल इंटेंसिव यानी जहाँ कैपिटल ज़्यादा और लेबर कम हो, इन इंडस्ट्रीज पे जो है वो ध्यान देती थी। सही है, तो दोनों ही जगह का डेवलपमेंट करना था, लेकिन जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगाना जो है थोड़ा सा आसान होता था। और हमको क्या है, जब ब्रिटिश रूल से हमको इकोनॉमी मिली ना, वो कैपिटल डेफिशिएंट इकोनॉमी थी, यानी उसमें कैपिटल कम लगी हुई थी और लेबर सरप्लस, हमारे पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी तो वो लेबर सरप्लस इकोनॉमी थी, इसीलिए हमारा पूरा ध्यान जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे गया, जो कि लेबर सरप्लस को हमारे खपा सके, उसका यूज़ कर सके, उसका बेनिफिट कमा सके। एसएसआई शो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। एक्चुअली क्या है कि लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज होती है ना, जैसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें भिलाई स्टील, राउरकेला, इनको है ना वहाँ लोकल उधर ही इस्टेब्लिश करना जरूरी हो गया। क्यों? इनको बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करते हैं जहाँ रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है ना वहीं इन इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है, क्योंकि अदरवाइज रॉ मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दैट्स वाई इन बड़ी इंडस्ट्रीज़ को उसी लोकल एरिया में जहाँ से इनको रॉ मटेरियल इजीली मिल सके वहीं इस्टेब्लिश किया जाता है। बट एसएसआई जो है वो लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं, ठीक है, लिखा है SSI on the other hand shows locational flexibility. It is therefore equality oriented, contributing to balance रीजनल ग्रोथ। इससे क्या कि आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप है ना वहीं लोकल में इंडस्ट्री लगाएं, आप इंडस्ट्री कहीं भी लगा सकते हैं। इससे देश के सभी स्टेट्स का इक्वल और सोशल जस्टिस के साथ डेवलपमेंट जो है वो आपका होता है। SSI नीड स्मॉल इन्वेस्टमेंट, यहाँ इन्वेस्टमेंट बहुत कम चाहिए होता है। अब छोटा इन्वेस्टमेंट तो कोई भी जना कर सकता है और वो देश के किसी भी कोने में किया जा सकता है। दैट्स वाई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो वैसे लार्जली जो लार्ज इंडस्ट्री वो भी कराती है, लेकिन एसएसआई बहुत सारी होती हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एसएसआई को खोल सकते हैं क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टमेंट है। इस कारण देश में बहुत सारी एसएसआई खोलने की पॉसिबिलिटी हुई और जो है उनके साथ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो डेवलप हुई। तो अब देखते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 1990 एंड इट्स गुड एंड बैड इफेक्ट। पहले सेलिएंट फीचर देखते हैं। 1950 से 1990 के बीच में सबसे पहली बात तो पब्लिक एंटरप्राइजेस थे ना वो सेंट्रल रोल में थे, यानी सारा का सारा ध्यान जो था वो पब्लिक एंटरप्राइज पे था, प्राइवेट सेक्टर पे नहीं था। प्राइवेट सेक्टर को तो कंट्रोल किया गया, उनको तो सेकेंडरी रोल दिया गया, प्राइमरी रोल इनका नहीं था, और उनको भी कंट्रोल किया गया परमिट लाइसेंस राज, परमिट लाइसेंस राज, यानी उनको लाइसेंस कि जहां हम कहेंगे वहीं तुमको बिजनेस खोलने की परमिशन मिलेगी, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इसके अलावा प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियल फोकस्ड ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इंडिया का इंपोर्ट काफ़ी ज़्यादा था हर चीज़ के लिए, गुड्स के लिए। दैट्स वाई हमारा जो पूरा ध्यान था हम ये कर रहे थे कि इंपोर्ट को हम सब्स्टिट्यूट कर दें, यानी हम हमारे यहाँ खुद ही चीज़ बना लें जिससे कि हमको इंपोर्ट ना करना पड़े।
एज फार एज पॉसिबल डोमेस्टिक इंडस्ट्री वॉज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। अच्छा, हम ये चाहते थे कि फॉरेन की जो चीज़ें यहाँ आ रही हैं उससे हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को कोई नुकसान नहीं हो। इसके लिए हमने उनको रोकने के लिए क्या किया कि इंपोर्ट हो ही ना या बहुत कम हो। हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट, यानी टैक्स जो है इंपोर्ट्स पे ज़्यादा लगाए, जिससे कि टैक्स ज़्यादा लगेंगे तो वो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो पब्लिक उन्हें ना इंपोर्ट करे। और फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटा, उसमें भी ये कि भाई कारें मंगानी है तो अब्रॉड से मंगानी है तो 100 ही मंगानी है, ऐसा कुछ भी ऐसा कोई 100 का डेटा नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 100 ही मंगानी है। अब 100 ही कारें आएंगी तो ऑब्वियस है बाकी कारें तो फिर उनको इंडिया की ही खरीदनी पड़ेंगी, डोमेस्टिक मार्केट अपने आप चल पड़ेगा। सही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज पे कॉन्सेंट्रेट किया गया क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना था, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे कॉन्सेंट्रेट किया गया क्योंकि एम्प्लॉयमेंट और इक्विटी पे भी कॉन्सेंट्रेट करना था। तो ये कुछ फीचर्स थे हमारी इस पॉलिसी के जो 1950 से लेके 1990 के बीच में चली। अब हमने जो अपनी पॉलिसी बनाई है उसमें कुछ गुड इफेक्ट्स हुए इकोनॉमी पे। पहला क्या, इकोनॉमिक ग्रोथ को एक बहुत अच्छा पुश मिला। इस पूरे टेन्योर 1950 से लेकर 1990 के बीच में हमारा एनुअल इंक्रीज जो हमारी इकोनॉमी का रहा वो 6% रहा। सही है। देयर वॉज ए मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसमें हमने डाइवर्सिफिकेशन देखा कि एंड देन सनराइज इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी जो है हम काफ़ी अच्छे से इमरजेंस जो है वो हमारी हुई। ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री जैसे राउरकेला, भिलाई स्टील प्लांट, इन जगहों पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हुआ, जिससे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिला। और ग्रोथ ऑफ एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री भी हुई, जिससे कि अच्छे एम्प्लॉयमेंट डेवलप हुआ, ग्रोथ हुई और सोशल जस्टिस हुआ। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो हमने पॉलिसी बनाई थी उनके कुछ अच्छे इफेक्ट पड़े थे, और हमारे जो गोल ऑफ 5 ईयर प्लान थे क्या थे, ग्रोथ हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, मॉडर्नाइजेशन हो इकोनॉमी का, इक्विटी सबका समान विकास हो, और सेल्फ रिलायंट, हम सेल्फ रिलायंट बने, हम इंपोर्ट ना करें। तो ये सब चीज़ों को टारगेट पूरा करने के लिए हमने जो पॉलिसीज बनाई थी ये उसके गुड इफेक्ट्स थे। अब हम आगे देखेंगे बैड इफेक्ट्स। तो बैड इफेक्ट्स की बात अपन करते हैं तो देखिए पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ, जिस कारण से डेट सोशल वेट हमारे ऊपर हो गया। क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर पे सारी डिपेंडेंस होने के कारण वो लोग जो है बहुत लापरवाह हो गए, उनमें इनएफिशिएंसी आने लगी, करप्शन होने लग गया, लीकेजेस यानी गवर्नमेंट का पैसा लीक होने लग गया, पिलफरेज यानी चोरी होने लग गई। इस कारण से गवर्नमेंट जो एंटरप्राइजेस उस वक्त बने उनको ह्यूज लॉसेज हुए, और ये सारे लॉसेज गवर्नमेंट को ही बेयर करने पड़े। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा इट फेल टू अचीव इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जब हमने इंपोर्ट्स को रोका डोमेस्टिक इंडस्ट्री के सेविंग के लिए, तो उससे क्या हुआ, डोमेस्टिक इंडस्ट्री लापरवाह हो गई। इस कारण से उन्होंने अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट में कभी सुधार नहीं किया, जिससे कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी जो है वो बहुत गिर गई। लैक ऑफ कंपटीशन था, उन्होंने अपने प्रोडक्ट को कभी ना सुधारा। इस कारण से भी जो है जो हम हमारा टारगेट करके बैठे थे वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए। इसके अलावा सेविंग फॉरेन एक्सचेंज, हम फॉरेन एक्सचेंज बचाना चाहते थे। जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब हम इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट कर दें, हम हमारे यहाँ इतना प्रोडक्शन करें कि इंपोर्ट करना ही ना पड़े। तो गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा, लेकिन इसकी बजाय अगर हम फॉरेन एक्सचेंज अगर कमाने हैं तो हम एक्सपोर्ट को भी तो बढ़ा सकते थे, लेकिन हमने सारा का सारा जोर इंपोर्ट को रोकने में लगा दिया, एक्सपोर्ट को बढ़ाने में नहीं लगाया, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज लगातार कम होते गए, और एट द एंड ऑफ द 1990 वो तो बॉटम पे ही पहुंच गए। इस कारण से हमारी स्थिति इतनी खराब हो गई थी 1990 में, तो हमें हमारे गोल्ड रिजर्व जो आरबीआई के पास पड़े हैं वो हमें अमेरिका में वर्ल्ड बैंक के पास गिरवी रखने पड़ गए थे, क्योंकि हमारी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। तो जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें हमारी स्ट्रेटेजी पे जो है हमने देखा कि गुड इफेक्ट तो हैं, लेकिन बैड इफेक्ट हावी होते गए, और बैड इफेक्ट जब इतने ज़्यादा हो गए तो गवर्नमेंट को लगने लगा कि उनकी स्ट्रेटेजी जो काफ़ी पुरानी हो गई है, वक्त के साथ हमें इसे बदलना पड़ेगा। दैट्स वाई NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो लाई गई 1991 के अंदर, जिसे कि अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सही है। तो वो जो पॉलिसी थी जो 1956 में लाई गई थी, उसको एप्लीकेबल हुए लगभग 30-35 साल होने लग गए थे। वक्त के अकॉर्डिंग वो जो चीज़ है वो अब इतनी अच्छी नहीं रही थी, दैट्स वाई उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी हो गया था। उसके जो बैड फैक्टर्स हैं वो गुड फैक्टर्स पे हावी होने लग गए थे। दैट्स वाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।